नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और बातचीत करेंगे चौथे मैच पर जो भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ है। 3 मैच जीतकर भारतीय टीम ने पहले ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आज की वॉल जो है वो कुछ कह रही है, काला टीका लगा दो सब पर। काला टीका क्यों लगता है? हमारे यहाँ बचपन में बच्चे जब छोटे होते हैं तब से लेकर आपने देखा होगा अपने अपने घरों में, वो काला टीका इससे लगाया जाता है कि नजर ना लगे। तो काला टीका लगा दिया जाए भारतीय खिलाड़ियों पर कि उनको नजर ना लगे T20 वर्ल्ड कप तक है। ये बयान दिया है मोहम्मद कैफ ने। उनके इस बयान पर बात करेंगे, श्रेयस अय्यर पर बात करेंगे, तिलक वर्मा पर बात करेंगे संजू सैमसन की फॉर्म पर भी। उसके अलावा पद्मश्री मिला है भाई दो भारतीय क्रिकेटर्स को, महिला टीम से हरमन को और पुरुषों की टीम से रोहित शर्मा को, उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ श्रद्धांजलि देंगे एक ऐसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर को जिन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक नई पहचान दी, उसको इतना ताकतवर बनाने में योगदान दिया, यानी IS बिंद्रा साहब जो अब नहीं रहे। सब कुछ इस शो पर होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय टीम चौथे मैच के लिए, चौथा जो T20 मैच है उसके लिए वाइजैक जो है वो पहुंच गई है। 28 जनवरी को ये T20 मैच खेला जाना है। पहले 3 मैच जीतकर सीरीज पर भारतीय टीम का ऑलरेडी कब्जा हो चुका है, यानी भारतीय टीम इस सीरीज को अब जीत चुकी है। अब सिर्फ ये देखना है कि भारतीय टीम व्हाइट वॉश करती है न्यूजीलैंड का, और या फिर न्यूजीलैंड इस सीरीज में एक आध मैच जीतने में कामयाब होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की थी वनडे सीरीज में, जिस तरह का संघर्ष किया था, जिस तरह से फाइट किया था, जिसका नतीजा था कि उसने 2-1 से शानदार जीत भी हासिल की थी, लेकिन T20 में वो जलवा कहीं दिखाई नहीं दिया, T20 में वो दमखम कहीं दिखाई नहीं दिया। पहले 2 मैच भारतीय टीम ने आसानी से जीते थे और तीसरे मैच में तो भारतीय टीम ने धमाका किया जब गुवाहाटी में जो मैच खेला गया, जिसमें आपने देखा किस तरीके से भारतीय टीम ने सिर्फ 10 ओवर में जीत हासिल कर ली। अब चौथा मुकाबला वाइजैक में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरीज 3-0 से आप कब्जा कर चुके हैं और अब आप चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप से पहले आप हर एक मैच जीतें। और वो जो 2023 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में एक आदत डलवाई थी ना कि आप फाइनल तक उसी दमखम के साथ पहुंचे जो दमखम आपने पहले मैच में दिखाया था, तो वो अभी से अगर आप जीत की आदत डालेंगे तो वो संभवतः आपका जो रुतबा है, जो ऑरा कहते हैं ना, आभा मंडल, वो समझ में आएगा। और यहाँ इस मैच से पहले खास बात यह भी है कि आप टीम इंडिया की प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस को लेकर मैं लगातार आप लोग को बता रहा था किस तरीके से जो 3 शुरुआती मैच थे उसमें सिर्फ एक दिन का गैप था, तो भारतीय टीम को और न्यूजीलैंड की टीम को मौका भी नहीं मिला। अब वाइजैक पहुंच गई हैं टीमें, मंगलवार को दोनों टीमें अभ्यास करेंगी, ये निश्चिंत रहिए। 27 तारीख को अभ्यास होगा और भारतीय टीम शाम के समय अभ्यास करेगी। उस अभ्यास से जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आप तक बताएंगे। बहरहाल अभी का जो अपडेट है वो यही है कि भारतीय टीम वाइजैक पहुंच चुकी है। अब आते हैं वो जो काला टीका लगाने वाली मोहम्मद कैफ की बात है, उनका बयान दिखाते हैं पहले आपको कि उन्होंने कहा क्या है, उसके बाद फिर बताएंगे। काला टीका हालांकि हमने बताया है जिस तरीके से नजर के लिए लगाया जाता है, लेकिन मोहम्मद कैफ का बयान दिखाते हैं आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। कह रहे हैं वो कि T20 में भारत की बल्लेबाजी से विरोधी टीमों के गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ जाएगी। भारत के बल्लेबाजी क्रम में हर एक जगह पर एक मैच विनर खिलाड़ी है। भारतीय टीम का जलवा है, उम्मीद है ये पूरे T20 वर्ल्ड कप में कायम रहेगा। काला टीका लगा दो सब पर। तो ये काला टीका, जैसा बार बार मैंने कहा कि वो नजर ना लगे खिलाड़ियों को। जिस तरीके की फॉर्म में भारतीय टीम है, जिस तरह की फॉर्म में भारतीय टीम वर्ल्ड कप में एंट्री करेगी, और चूंकि भारतीय टीम ही T20 फॉर्मेट की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उससे उम्मीदें भी ज्यादा हैं। और ये उम्मीदें हमेशा से, मतलब मुझे याद है पिछले करीब 25 साल से जब से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूं, और उससे पहले जब क्रिकेट देखा करता था एक फैन के तौर पर, तब भी ये कहा जाता था कि जिस भी देश में वर्ल्ड कप की मेजबानी हो रही है, जो देश वर्ल्ड कप का मेजबान है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको अपनी आबो हवा का पता होता है, आपको अपने लोकल जो आपके फैंस होते हैं उनका सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पक्ष में जाती हैं, आपके लिए बेनिफिट का काम करती हैं। तो इसलिए भी भारतीय टीम के पक्ष में यही है कि भारत और श्रीलंका की साझा मेज़बानी में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। और आजकल तो वो टीवी पर विज्ञापन भी आ गया है जिसमें वो महिला टीम कहती है कि एक कप आया है और दूसरा हम जाने नहीं देंगे। तो वो जाने नहीं देंगे का जो मतलब है वो यही है कि जब आप जीतेंगे वर्ल्ड कप तब वो वर्ल्ड कप वापस नहीं जाएगा, वरना अगर आप कोई और टीम हराकर ले गई तो फिर वो जाएगा ही जाएगा।
अगर वर्ल्ड कप को बचाना है, अगर टाइटल को डिफेंड करना है, तो जिस तरह की फॉर्म चाहिए वो फॉर्म इस वक्त भारतीय टीम की दिख रही है। और इसीलिए मोहम्मद कैफ जो है वो कह भी रहे हैं कि भैया काला टीका लगा दो, अब इस टीम पर नजर ना लगे। चलिए अब एक दो खिलाड़ियों, तीन खिलाड़ियों को लेकर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो अपडेट्स भी आपको बता देते हैं। अपडेट नंबर 1 तिलक वर्मा को लेकर है। आपको पता है उनको चोट लगी थी विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन इंतजार करना होगा उनको अभी, इसलिए क्योंकि उनको अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हरी झंडी नहीं मिली है। पहले ऐसी चर्चा थी कि 5 मैच की सीरीज है, उसमें 3 मैच में 2 चेंजेस किए गए थे। आपको याद होगा ये अपडेट भी हमने आपको बताया था जब वॉशिंगटन सुंदर की जगह रवि बिश्नोई आए थे और तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया था। ऐसी उम्मीद थी सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को, कि 3 मैच के बाद तिलक वर्मा टीम के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी सीओई ने कहा है कि नहीं, एहतियातन वो अच्छा कर रहे हैं, उनको अब दर्द नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको अभी मैच में नहीं उतारा जा सकता है। बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हैं आजकल, मैंने देखा है भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े जो मैनेजमेंट के लोग हैं और खासतौर पर जो सीओई के लोग हैं, क्योंकि मुझे याद है जसप्रीत बुमराह के मामले में एक बार ऐसा हुआ था कि उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया। उसके बाद भारतीय टीम जब अभ्यास के लिए पहुंची तो वहां वो अभ्यास के लिए नहीं आए क्योंकि उनकी तकलीफ जो है वो बढ़ गई थी। बिना कोई मैच खेले तकलीफ कैसे बढ़ी, इसको लेकर बड़ा सवाल हुआ था, बवाल भी हुआ था। उसके बाद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो इस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं मैच फिटनेस का, तो फिर वो वहां पर कोई 19-20 ना हो, वहां पर खिलाड़ी जो है वो भले ही एक मैच उसका मिस हो जाए लेकिन वहां दोबारा कोई गड़बड़ी ना हो। इसलिए भी तिलक वर्मा को वेट एंड वॉच के लिए रखा गया है। हाँ, ये जरूर है कि अब जब वो फिट होंगे, 7 फरवरी से है, यानी लगभग 2 हफ्ते का समय रह गया है, तो कोई मैच उनको हो सकता है ना मिले। लेकिन जिस तरह की फॉर्म में वो रहे हैं, जिस तरीके से T20 फॉर्मेट में उन्होंने अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव का भरोसा जीता हुआ है, जिस बैटिंग पोजीशन पर वो बल्लेबाजी करने आते हैं, उनका रोल बड़ा क्रूशियल है। संभवतः उनको सीधे मैच में उतारा जा सकता है। शुरुआत के 1-2 मैचेस वैसे भी हल्के हैं भारतीय टीम के, यानी अपेक्षाकृत कमजोर टीमों से हैं, तो वहां पर वो मैच फिटनेस भी हासिल कर लेंगे। तो अभी तिलक वर्मा जो है रहेंगे, इंतजार करेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर टीम के साथ बने रहेंगे। श्रेयस अय्यर को लेकर जो सवाल है वो यही है कि पहले 3 मैचेस में उनको मौका नहीं मिल पाया है, जो 3 मैचेस भारतीय टीम जीत चुकी है। क्या अब मुझे याद है पहले मैच से पहले सूर्या ने कहा था कि ईशान किशन को पहले मौका मिलेगा क्योंकि वो पहले से टीम में है। क्या अब जो 2 मैचेस बचे हैं वहां श्रेयस अय्यर को आजमाया जाएगा? और अगर वहां श्रेयस अय्यर को आजमाया जाता है तो फिर किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, किस तरह का प्लेइंग 11 बनेगा अगर श्रेयस अय्यर रन बना देते हैं? मतलब कई बार आप कहते हैं ना कि अच्छा सरदर्द है, तो ये सारे अच्छे सरदर्द हैं जो कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के पास आने वाले हैं अगले 10-12 दिन के भीतर अगर श्रेयस अय्यर को मौका मिल जाता है तो। चलिए, एक खिलाड़ी को मौका, अब उसके साथ भी यही सवाल है कि उसको अब आगे मौका मिलेगा या नहीं। वो खिलाड़ी कौन है? वो खिलाड़ी हैं संजू सैमसन। जिस तरीके से गुवाहाटी में हमने देखा, पहली ही बॉल पर वो बोल्ड हुए, ऐसा लगा कि शायद भारतीय टीम के लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद हालांकि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने कहीं से भी उस मैच में मुश्किलें जो है वो बढ़ने नहीं दी। ईशान किशन ने तो बहुत छोटी पारी खेली, 30 रनों के आसपास की, लेकिन धमाकेदार पारी खेली और मैच में वहां से न्यूजीलैंड को उन्होंने आउटराइटली बाहर कर दिया मैच से। लेकिन संजू सैमसन की कहानी क्या है? संजू सैमसन की कहानी यह है कि अब तक 3 मैच जो खेले गए हैं इस सीरीज में, उसमें उनके पास सिर्फ 16 रन है। और 3 मैचेस में जहां पर आपके काउंटर पार्ट पे जो अभिषेक शर्मा हैं वो लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहां पर इस समय संजू सैमसन का आउट ऑफ फॉर्म होना, आउट ऑफ टच होना, हालांकि 3 मैच बहुत छोटा एक सैंपल साइज भी होता है, लेकिन दिक्कत यही है जो मैं बार बार कहता हूं कि T20 फॉर्मेट में, या जो कैफ थोड़ी देर पहले जब कैफ का हमने आपको बयान दिखाया था उसमें एक लाइन थी कि इस वक्त भारतीय टीम के पास हर एक स्पॉट पर एक मैच विनर खिलाड़ी है। दिक्कत यह है कि अगर कोई भी खिलाड़ी अब वेटिंग में है और दूसरा खिलाड़ी जो खेल रहा है वो उसको बहुत मौके नहीं मिल पाते हैं, अगर वो 2-3 मैच में रन नहीं बना पा रहा है तो फिर ये होता है कि नहीं भाई अब हम रिस्क पर नहीं लेंगे। हालांकि संजू सैमसन ने 2024 में 3 शतक लगाए थे, बतौर ओपनर लगाए थे और
शुभमन गिल के आने की वजह से उनको हटाया गया था वहां ओपनिंग से। फिर शुभमन गिल को लेकर ये एक आम सहमति बन गई कि अभी टी20 में उनको इंतजार कराते हैं, संजू सैमसन को वापस लेके आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कहीं कुछ ना कुछ ऊंच नीच जरूर हुई है जो उनसे रन नहीं बन रहे हैं, वरना वो भी एक शानदार खिलाड़ी है। हाँ, अब ये बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सूर्य कुमार यादव जो पूरे 2025 के साल में 13 की औसत से रन बनाते हैं, 225 के आसपास उनके रन होते हैं पूरे एक साल में, क्या वो सिर्फ 3 मैच में नाकामी के बाद संजू सैमसन से अपना भरोसा वापस ले लेंगे? क्या गौतम गंभीर इस बात पर नहीं सोचेंगे कि उनको कुछ मैचेस और मिलने चाहिए संजू सैमसन को और वहां पर उनको एक फेयर चांस मिल जाए? ये बड़े सवाल हैं संजू सैमसन को लेकर। लेकिन हाँ, 2 लिस्ट में वो आ गए। एक तो 47 जो उन्होंने पारियां खेली हैं टी20 इंटरनेशनल, उसमें 7वीं बार वो बगैर खाता खोले आउट हो गए और टी20 इंटरनेशनल में पहली ही गेंद पर आउट होने वाले जो भारतीय खिलाड़ी थे उनमें भी, उस लिस्ट में भी उनका नाम आ गया है। तो अब जो है वो देखना होगा कि क्या जो भारतीय टीम मैनेजमेंट है वो पीछे मुड़कर देखता है और संजू सैमसन को बनाए रखता है, या फिर आगे कहानी बढ़ जाती है, किसी और बल्लेबाज पर वहां भरोसा होता है, वो जिम्मेदारी उसको दी जाती है। अब बात कर लेते हैं बड़े सम्मान की, जो रोहित शर्मा को मिला, जो हरमन को मिला। हरमन ने जो इतिहास कायम किया भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताकर, महिला क्रिकेट को जो एक नई ऊंचाई पर लेकर वो गई, और जिस तरीके से अब यहां से महिला क्रिकेट का जो उड़ान है वो बिल्कुल आकाश में ऊपर ही ऊपर जाएगी। इसमें लगातार मैं ये बात कह रहा हूं, जिस दिन भारत ने वहां वर्ल्ड कप जीता था, कि जो काम कपिल देव की कप्तानी में 1983 में भारतीय टीम ने किया था जब वर्ल्ड कप जीता था, और आज पुरुषों का क्रिकेट कहां पर है हम सब जानते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर बोर्ड अगर बीसीसीआई है तो सबसे शानदार टीमों में भारतीय टीम है। वही काम किया है हरमनप्रीत की टीम ने, तो उनको पद्मश्री मिलेगा। साथ ही साथ पद्मश्री मिलेगा रोहित शर्मा को। यह ऐलान कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। 131 पद्म पुरस्कारों में इन दोनों का नाम शामिल है। हरमन की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। रोहित की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप में जीत मिली थी। इसके अलावा रोहित की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। तो जिस तरह का परफॉर्मेंस इनका रहा, आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में, क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स आईसीसी के ही माने जाते हैं, आईसीसी की ट्रॉफी आप लेकर आते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपका उसमें जो कंट्रीब्यूशन है। और इन दोनों का ही जो कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत ही वेल डिजर्विंग सिलेक्शन कह सकते हैं आप इन दोनों ही खिलाड़ियों का इस सम्मान के लिए। सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत के, उसमें चौथा सम्मान है ये जो मिलता है। इसके बाद पद्म भूषण होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर उसके बाद भारत रत्न होता है। तो ये शुरुआत हुई इन दोनों की पद्मश्री से। पहला जो कदम कहना चाहिए पद्म पुरस्कारों की तरफ इन दोनों का पड़ा, और दोनों निश्चित तौर पर जिस तरह की कप्तानी करते रहे, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है इनका भारतीय क्रिकेट को, चाहे पुरुषों की बात कर लें चाहे महिला की बात कर लें, तो ये वेल डिजर्विंग इन दोनों ही के लिए था। और बधाई भाई, हम दोनों, हमारी पूरी जो स्पोर्ट्स लाइन की टीम है उनकी तरफ से। इनको क्या कहा हरमन ने वो आपको बताते हैं, क्योंकि हरमन ने जो बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे पिताजी को राष्ट्रपति भवन से फोन करके ये जानकारी दी गई कि इस साल मुझे पद्मश्री दिया जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे इस बात की और ज्यादा खुशी है कि मुझसे भी पहले ये जानकारी मेरे अभिभावकों को मिली। मैंने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब वर्ल्ड कप, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री का सपना देखा था। ये मेरे लिए बड़ा मौका है। रोहित शर्मा को भी बधाई। हमने देखा है रोहित कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, ये उनके लिए भी बड़ा मौका है। इसमें जो एक लाइन है बड़ी क्यूट सी, बड़ी प्यारी सी और इमोशनल सी भी, और जो एक बॉन्डिंग होती है ना कि आप जब खेल शुरू करते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब कोई बच्चा खेलना शुरू करता है, उसके माँ बाप उसको किसी भी तरह से, जिसके पास अब तो खैर साइकिल का उतना प्रचलन नहीं है, वरना साइकिल से, स्कूटर से, बाइक से, कार से, जो जिस तरह की आर्थिक बैकग्राउंड से है, ले जाता है। छोटे छोटे शहरों में स्टेडियम्स में लेकर जाता है, कोचिंग एकेडमी में लेकर जाता है, वहाँ से सफ़र शुरू होता है। उसके बाद सपना होता है स्कूल खेलेंगे, कॉलेज खेलेंगे, यूनिवर्सिटी खेलेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलेंगे, अपने प्रदेश के लिए खेलेंगे, भारत के लिए खेलेंगे। वो सपना जिस दिन पूरा होता है, वो जो अभिभावक होते हैं ना, जिनके बच्चे का सपना पूरा होता है, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हमारा भी सपना पूरा हुआ, हमने भी जो एक टास्क देखा था अपने बच्चे के लिए वो टास्क पूरा हुआ। और उसके बाद अगर इतने बड़े नागरिक सम्मान के लिए फ़ोन आए और वो पहले पेरेंट्स के पास जाए तो किसी को भी अच्छा लगेगा। हरमन का ये कहना कि मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी है कि मुझसे पहले ये बात जो है, जानकारी जो है मेरे पेरेंट्स को मिली। तो बिल्कुल डिज़र्व करती हैं वो, जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे थे। और जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन उनका रहा, और महिला क्रिकेट में आज नहीं, आज से 100 साल बाद भी
जब हम लोग नहीं रहेंगे तब भी 100 साल बाद भी अगर महिला क्रिकेट की बात होगी तो वहां पर उस जीत की बात होगी जो हरमन ने अपनी अगुवाई में भारतीय टीम को दिलाई थी, जहां से भारतीय महिला क्रिकेट एक अलग मुकाम पर गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर भारतीय टीम के फैंस के लिए, भारतीय क्रिकेट के 2 सितारों के लिए। लेकिन अब एक बुरी खबर भी, एक दुखद खबर भी। दुखद खबर ये कि आईएस बिंद्रा नहीं रहे। भारत में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स में बड़ा नाम थे, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी थे। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, उनका परिचय आपको कराते हैं किस तरीके से क्रिकेट में उनका बड़ा नाम था। 1993 से लेकर 1996 तक वो बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। 36 साल तक वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख रहे, चीफ रहे। नई दिल्ली में 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 2014 में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से वो रिटायर हो गए थे। बड़ा नाम थे और मुझे व्यक्तिगत तौर पर याद है जब हम लोग मोहाली में क्रिकेट मैचेस कवर करने जाया करते थे और जिस तरीके से वहाँ की जो आओ भगत थी मोहाली में, वहाँ पर वो बड़ा ही कमाल का एक मतलब स्टेडियम, बहुत ही दिल से बनाया गया स्टेडियम था। और जिस तरीके से उसमें आईएस बिंद्रा की इन्वॉल्वमेंट थी, जिस तरीके से वो हम लोगों से आकर मिलते थे और इजीली अवेलेबल जो अधिकारी होते हैं उनमें से रहे। वरना बीसीसीआई के बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी रहे हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं रहे, जो फ़ोन नहीं उठाते थे। लेकिन आईएस बिंद्रा साहब एक ऐसे अधिकारी थे जो आप उनसे कोई भी छोटी से छोटी जानकारी चाहें, अगर आप उनको फ़ोन करें वो आपको जानकारी दिया करते थे। वो हम लोगों के लिए, मीडिया के लिए कोशिश करते थे कि किस तरीके से मैच में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जब आदमी के ना रहने पर याद आती हैं। मुझे याद है एक बार मोहाली में एक मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, और वहाँ पर जो मीडिया के लोग ओबी वैन लगाते हैं, ओबी वैन एक बड़ा ट्रक जैसा एक सिस्टम होता है, ओबी वैन ट्रक ही होती है एक तरीके से, उसमें सारा सिस्टम लगता है जिससे हम लाइव प्रसारण करते हैं। उसके पार्किंग को लेकर दिक्कत आ रही थी। बिंद्रा साहब के पास हम लोग गए और हम लोगों ने बताया कि साहब ये दिक्कत आ रही है। उन्होंने तुरंत उस दिक्कत का समाधान दिया। इसके अलावा आईपीएल की जब शुरुआत हुई भारत में, उसके भी जो ब्लूप्रिंट थे आईपीएल का, जो पूरी संरचना थी, हालांकि ललित मोदी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, लेकिन उसमें भी जिन लोगों का दिमाग था, जिन लोगों का ब्रेन था, उसमें से आईएस बिंद्रा थे। भारतीय उपमहाद्वीप में वर्ल्ड कप लेकर आने वाले जो अधिकारी थे, चाहे वो जगमोहन डालमिया हो, उसके बाद अगर किसी का नाम होगा तो आईएस बिंद्रा का नाम होगा। तो आज जब हम ये बात, आप हमारे शोज को देखते होंगे, हम लोग अक्सर कहते हैं कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड है, बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो उसी समय शुरू हुई थी जब जगमोहन डालमिया आए। और उसके बाद जिस तरीके से जो विजन था आईएस बिंद्रा साहब के पास और जो जगमोहन डालमिया के पास, खैर अब दोनों ही नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़े क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो निधन हुआ। इसलिए आपको अपडेट करना ये भी ज़रूरी था कि आपको जानकारी दी जाए कि आज भारतीय क्रिकेट जिस जगह पर है उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है। चलिए आगे बढ़ते। अब जैसा हमने बताया कि भारतीय टीम जो है वो पहुंच गई है वाइजैक, वहां पर मंगलवार को अभ्यास करेगी। उस अभ्यास सत्र पर हमारी नजर रहेगी और उस अभ्यास सत्र से जो कुछ निकल कर आएगा वो हम आपको बताएंगे, सारे अपडेट देंगे। साथ ही साथ जो हमने अपडेट आपको संजू सैमसन की जगह को लेकर बताया उस पर भी बातचीत करेंगे। ये सारे अपडेट आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ जो मैं कहता हूं हमेशा वही करना है, स्पोर्ट्स टाइम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। खेल की कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी, ये हमारा वादा है। चलिए, आपने समय निकाला, इस शो से आप जुड़े, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।